हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की लिखी हुई बुक। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें और अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक में मैंने 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर। जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है वो परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी हर चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं लेसन 4। तो 4th चैप्टर का नाम है संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए इसको पढ़ते हुए चलते हैं। मैं फिर से बता दूं, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप उसे PDF को कंप्लीट तरीके से हासिल कर सकते हैं। देखते हैं जो हमारी प्रेम्बल है उसके बारे में क्या चीज़ें हैं। इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ अपने संविधान की प्रस्तावना के बारे में ही पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, यानी जो प्रेम्बल है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार शामिल हुई थी, तो वो है अमेरिकी संविधान। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इससे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए हैं। देखिए ये जो प्रेम्बल है हमारी, मैंने इसके पहले जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए थे उसमें बताया था कि प्रेम्बल हमारी बाद में लिखी गई है, यानी कि पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया है, उसके बाद इसमें प्रेम्बल को शामिल किया गया है। साथ में ये आई है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले प्रेम्बल लिखी गई है फिर बाद में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, ऐसा नहीं है। पहले प्रेम्बल नहीं लिखी गई है, पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसके बाद प्रेम्बल लिखी गई है। अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना में 4 मूल तत्व क्या हैं। तो संविधान के अधिकार का स्रोत, ये पहला तत्व है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। क्या कहती है? कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। आगे देखते हैं सेकंड इसका क्या है। भारत की प्रकृति, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। इसके एक एक शब्दों को अभी हम डिटेल में आगे समझेंगे। संविधान के उद्देश्य क्या है? इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। इन शब्दों को भी हम समझेंगे। संविधान लागू होने की तिथि क्या है? ये 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। देखिए संविधान लागू होने की यानी 26 नवंबर 1949 की तिथि उल्लेख करती है। अब प्रस्तावना में मुख्य शब्द क्या है उसको एक एक को हम समझते हुए चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता यानी कि संप्रभु शब्द का आशय है भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना किसी अन्य देश का डोमिनियन है, यानी कि हमारा जो भारत है वो संप्रभु है, अपने पे निर्भर है, ये किसी और पे निर्भर नहीं है। और ना ही भारत किसी की कॉलोनी है, ना अपने यहाँ पे किसी राज्य ने कब्जा करके, किसी देश ने कब्जा करके रखा है, ना हमने किसी राज्य को या देश को कब्जा किया है, या ना हम किसी पर निर्भर हैं या आश्रित हैं, यानी हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ये हमारी प्रस्तावना में बताया गया। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तद्यपि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेश सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। अब सेकेंड वर्ड देखते हैं, समाजवादी। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, लेकिन समाजवादी शब्द सम्मिलित नहीं था। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था उसमें ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ निजी या प्राइवेटाइजेशन ही बहुत तेज़ी से बढ़ जाए या तो पब्लिक सेक्टर्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाए। दोनों को मिश्रित रूप है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
आगे देख सकते हैं भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। देखिए मार्क्सवाद का क्या सिद्धांत था, मार्क्सवाद ने कहा था कि लेबर सेक्टर को ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी और जो मालिक सेक्टर है उनको काफ़ी तेज़ी से नीचे किया जाएगा, लेबर सेक्टर मालिक सेक्टर पर हावी हो जाएगा। ये समाजवाद का स्थिति थी। उन्होंने कहा कि लेबर्स आगे बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन किसी को कुचल के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो गांधीवाद समाजवाद की ओर से ज़्यादातर झुकाव हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि भाई हमारे यहाँ सारे धर्म क्या है, एक समान है। हमारे यहाँ किसी एक धर्म का बोलबाला नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष, हम सारे धर्मों को मानते हैं, सबकी बराबर से आस्था में विश्वास रखते हैं और सारे धर्मों में जितनी भी चीज़ें कार्यक्रम होते हैं उनको मनाने की पूरी आज़ादी देते हैं। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार के नाम हैं परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना तथा जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं हम हमारे लोकतंत्र की क्या स्थिति है, यानी लोकतांत्रिक शब्द जो इस्तेमाल किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत को अलग से एक त्रि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रि की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि समानता यानी भाईचारा, स्वाधीनता यानी पूरी समानता यानी सब इक्वल हो, स्वाधीनता यानी हम पूरी तरह से आज़ाद हों और भ्रातृत्व यानी भाईचारा बना रहे। ये स्थिति के अकॉर्डिंग ही लोकतंत्र होता है। एक त्रि की रचना करते हैं, यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता, और इसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व से अलग, बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। यही चीज़ है, या बंधुत्व यानी कि वही भाईचारे से अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिगत पहल तथा उद्यम को समाप्त कर देती है। अब हम बढ़ते हैं गणतंत्र की ओर। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होते हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं। इसका मतलब है कि अगर जो राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र है या बड़ा बेटा है वही आगे का राजा बनेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ गणतंत्र है, इस पर भी बात करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में था, वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका में, यानी कि हम वोट देते हैं और चुन के हम बुलाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब बात करते हैं न्याय की। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के लिए समान व्यवहार हो। आर्थिक न्याय क्या है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के 3 तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। ये प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता वर्ड यूज किया गया उसका अर्थ है।
प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अगर आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं तो हम कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। एक लिमिट और एक शर्त के अकॉर्डिंग हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 और 1799 के अकॉर्डिंग से लिया गया है। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि मैं पर डे एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। 8 पे हम देखते हैं समता। समता का क्या अर्थ होता है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। यानी कि यहाँ पे बताया गया समता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष है या कोई वीआईपी है तो उसे अलग से कल्चर दिया, यानी कि उसे कुछ अलग से स्पेशल अवसर प्रदान होंगे, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसे अलग से अवसर प्रदान होंगे, ऐसा नहीं है। हम सब इंडियंस हैं तो हम सब के लिए ये वर्ड यूज होगा समता। हमारे यहाँ सब समान अवसर प्रदान करने के उपबंध हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। विधि की समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अनुसार। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों से मतलब है जैसे कोई विशेष उपाधि नहीं हासिल कर सकते, उसके नाम के आगे कोई टाइटल्स वगैरह है तो ये सब चीज़ें नहीं लगाई जा सकती, यानी उपाधियों का अंत हो चुका है तो सब समान है ना। अब भाई जब अस्पृश्यता का अंत हो गया है और अभी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, तो ये सब इक्वल है हम सब। अब आगे बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39। महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करती है। तो पहले से था कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि महिला और पुरुष को दोनों को समान अवसर जॉब में और समान वेतन के अधिकार होंगे। अब बात करते हैं बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा: पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ क्या होता है भाई बंधुत्व के अकॉर्डिंग? तो संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि ये भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र होता है। भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। अब हम प्रियम्बल्स के महत्व समझ लेते हैं। हमारी प्रस्तावना का क्या महत्व है? तो सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नस्ट बॉकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के एक भाग के रूप में है क्या प्रस्तावना, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। और क्या प्रस्तावना में संशोधन होगा या नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए ये एक कुंजी है। यानी कि स्टार्टिंग की एक अगर प्रियम्बल ना होती तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सही से समझ नहीं पाते, और कम टाइम में समझना जिसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सब समानता है, गणतंत्र है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, स्वतंत्रता है, तो ये सब चीज़ें हमें प्रियम्बल पढ़ने पर ही समझ में आ जाती है। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, जिसे अलग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन की क्या क्या संभावना है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? तो यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस
जो केशवानंद का भारती मामला था उसके अकॉर्डिंग, तो केशवानंद भारती मामले में उठा था 1973 में सॉरी। तो ऐतिहासिक केस जो उठा केशवानंद भारती मामले में 1973 में, तो ये विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है, ये पहले कहा गया था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए, इसको भी देखते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत पेरुवाड़ी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई, गलत था, और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 378 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी बहुत से चेंजेस हुए और हम ये देख सकते हैं कि इसमें संशोधन हुआ, तभी तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया। तो इसका मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। और पहला 42वां जो संविधान संशोधन हुआ तो वो प्रस्तावना के लिए ही हुआ, और इसी संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए जिनको हम आगे पढ़ते हुए आ रहे हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यानी प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और ये पूरी तरह से मान्य है, और इसको सही से जिसे कह सकते हैं वैल्यू और मान्यता कब मिली, 1976 में, जब इसकी प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा गया। तो थैंक यू दोस्तों, पढ़ते हैं कल हम चैप्टर 5।